मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सूबा बोलेगा में आज बात होगी महंगाई का दौर, महंगा हुआ खौर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ी कीमतें महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं। मई 2014 के बाद से ये पहली बार है जब महंगाई दर सबसे अधिक है और चिंता का विषय बन गई है। मई 2014 में ये 8.3% थी। जानकार खुदरा मूल्य सूचकांक पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, जो जनवरी में बढ़कर 3.1% तक पहुंच गई, जबकि बीते महीने ये 2.59% ही थी। आखिर महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा? आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कुछ जानकार मानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई बढ़ने का असर कम ही देखने को मिला है। हालांकि पहली बार गांवों में महंगाई दर शहरी इलाकों की महंगाई दर के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ी है। अर्थशास्त्रियों की माने तो भारत की 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर करती है और खेती किसानों से जुड़ी है। ये भारत की 2.8 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लगभग 15% है। ऐसे में बढ़ती कीमतें इस ओर इशारा कर रही हैं कि अब दाम तय करने की ताकत किसानों के हाथ में लौट रही है। महंगाई के चलते खासकर खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने गरीब आदमी तो क्या, मध्य वर्ग के आदमी तक का जीना मुहाल कर दिया है, मगर सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। ऐसे में रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। साथ ही तेल के दामों में आई तेजी ने वाहन चलाने वालों के सामने भी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। तेल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई बढ़ी, जिससे खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छूने लगे हैं। बीते गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों के थोक मूल्य सूचकांक में पिछले महीने की 20 तारीख को समाप्त हुए हफ्ते में 10.05% की वृद्धि हुई है। इससे खुदरा मूल्यों पर हुए असर का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। बाजार में सब्जियों, फलों, दूध और दुग्ध उत्पादनों, अंडे, मछली और मीट की कीमतें पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। अब देखना ये है कि सरकार इस महंगाई पर कैसे काबू करती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। महंगाई का दौर, महंगा हुआ कौर। महंगाई की अगर हम बात करें तो आज महंगाई की ये हालत है कि गरीब आदमी की थाली में 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रही। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस समस्या का कोई हल निकल सकता है और कैसे ये समस्या दूर हो सकती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक पैनल जुड़ा है। सचिन कुमार, संवाददाता पटना, अवधेश चंद्रवंशी, स्टेट हेड भोपाल, अभिषेक सिंह, प्रमुख संवाददाता लखनऊ से। इसके अलावा सारिका गुप्ता, संवाददाता कानपुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अवधेश चंद्रवंशी, आपके पास आना चाहूंगी और पहला सवाल तो यही है कि महंगाई को लेकर पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। जहां देखें वहां एक जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश में तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने एमपी बंद का ऐलान भी किया, आह्वान भी किया, जिसका काफी असर देखने को मिला है। व्यापारियों ने उन्हें काफी सपोर्ट किया है। तो क्या कुछ कहना है आपका? तो देखिए, बंद तो करवाया गया, लेकिन बंद कोई स्थायी निदान नहीं है। हालांकि इसमें लोगों का सपोर्ट भी उन्हें काफी कुछ मिला और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इससे यह साबित होता है कि अब लोगों के बीच महंगाई कहीं न कहीं एक व्यापक और बड़ा मुद्दा। पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के अब लोगों के मन में काफी रोष है, क्योंकि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उनके दाम बढ़ने से हर एक चीज पर, घरेलू वस्तुओं पर, हर एक चीज पर असर दिखाई देने लगा है। हालांकि मैंने अभी एक रिसर्च देखी जो कि ये पीपीएएसी यानी कि पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक अगर हम बात करें तो 2014 से अब तक में केंद्र सरकार की जो टैक्स की आय है वो पेट्रोल से करीब 68% बढ़ी है। जहां 2014 में $106.85 प्रति बैरल यानी कि 159 लीटर, जो कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट का मूल्य था,
अब वही मूल्य वो हो गया है $54.79 प्रति बैरल, यानी कि अगर हम उसके रेट की बात करें तो लगभग आधा हो गया है। लेकिन वही अब पेट्रोल की रेट की अगर हम बात करें तो पेट्रोल के रेट में टैक्स की अगर बात करें तो करीब 68% रेट बढ़ाया गया है, और 2014 से लेकर अब तक 13 बार केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी इसकी बढ़ाई है, जिसके चलते अगर इनकम की भी हम बात करें तो इनकम 2014 में जहां 34% जो है पेट्रोल पर टैक्स था, 22% डीजल पर टैक्स था, वहीं 2021 में अब 64% हो गया है पेट्रोल पर और 58% हो गया है डीजल पर। तो ये एक बड़ी वजह है। 2014 में सरकार की केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी से इनकम थी 77,982 करोड़। अब 2019 और 20 में वो इनकम 2,93,000 लगभग 2.93 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार की है। ऐसे ही राज्य सरकार की भी इनकम बढ़ी है। तो ये बड़ा 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 भारी टैक्स लगा करके और जबरन जो है अब लोगों से वसूलने का जो ये तरीका है, यह लोगों में बड़ी रोष की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। जी जी बिल्कुल अवधेश, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है, जो आंकड़े आपने पेश किए हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि सरकार को तो ज़रूर पैसा मिल रहा है, लेकिन कोरोना के बाद जैसी स्थिति देश पहले से झेल रहा है, उसके बाद किसी के पास रोजगार नहीं है, तो कोई किसी तरह गुजारा बसर कर रहा है। ऐसे में यदि सरकार इतनी मोटी रकम टैक्स के रूप में वसूल करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता के बारे में पहले सोचना चाहिए। अभिषेक सिंह, आपके पास आना चाहूंगी और इससे पहले बात करेंगे उमेश, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी उमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम जी, उमेश राय बोल रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट रायसेन, तहसील सिलवानी, ग्राम साईंखड़े से। जी, हमारा गांव भोपाल से लगभग 160 किलोमीटर दूर है, साईंखड़ा सिलवानी। यहाँ पे क्या है, पेट्रोल के दाम 100 रुपए 7 पैसे है पेट्रोल और 90 रुपए 86 पैसे डीजल है। जी, सबसे महंगा डीजल हमारे ही जिले में आता है, सबसे दूर पड़ता है भोपाल से। हमारा गांव बीच में पड़ता है जबलपुर और भोपाल के, सिलवानी साईंखड़ा। तो यहाँ पे क्या है, हर चीज जो है इतना महंगा हो गया है, दाल चावल शक्कर नमक प्याज लहसुन, माने हर चीज की महंगाई है। हम क्या नॉर्मल आदमी, हम तो कोई ज्यादा बड़े आदमी भी नहीं है, गरीब आदमी है। पर परेशानी ये है कि हमारे जो गांव जो है शहर के लिए जाने के लिए 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। विदिश जाएंगे तो आपको 80 पड़ेगा, भोपाल जाएंगे तो 160 पड़ेगा, जबलपुर जाएंगे 200 पड़ेगा, परिया अगर जाएंगे मान लीजिए तो 100 पड़ता है। बीच में हमारा गाँव पड़ता है, रेल मार्ग नहीं है हमारे गाँव के आसपास में कहीं भी। जो है सबसे ज्यादा हमारे गांव में जो आसपास आने वाली जो बसें हैं उनसे ही लगे जाता है और जाता है। सबसे ज्यादा महंगा सामान हमारे यहाँ मिलता है। प्याज इस समय 50 रुपए किलो है। दाल कोई भी ले लीजिए मार्केट में, आप 100 रुपए से ऊपर दाल बिक रही है और हर चीज की महंगाई है। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए, जो पहले थे वो उनसे ज्यादा खराब दिन आ गए हमारे। हम क्या है, कृषि संबंधित काम करते हैं, खेती वगैरह। सबसे महंगा इस समय गाँव थोड़ा ज्यादा होती है। शहर में मान लीजिए 50 रुपए अगर प्याज बिक रही है तो गाँव में 60 रुपए बिकेगी। सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो गांव वाले लोग हैं। मगर मोदी जी का कहना था अच्छे दिन आएंगे, बेकार दिन आ गए, तो गरीब आदमियों के माने बहुत बड़ी समस्या हुई खड़ी है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान का मैं समाचार सुनता हूँ सुबह शाम तक, सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश पर ही है आज के दौर में। आप अगर यूपी में चल जाइए, यहाँ से थोड़ी दूर सागर के बाद यूपी लग जाती है, वहाँ 10 रुपए कम पेट्रोल है, 10 रुपए कम डीजल है। और हमारे मध्य प्रदेश में 10 रुपए ज्यादा डीजल है, 10 रुपए कम पेट्रोल है। अगर सरकार सुनती नहीं है, आप चिल्लाते रहो, सरकार की जनता क्या है, बहुत सारे मांगे रखे हैं, एक मांग कभी पूरी नहीं करती। हमारे यहाँ से विधायक है रामपाल जी, वो उनका कहना है कि साल में चुनाव जीतने के बाद साल में 2 बार या 3 बार हमारे गांव में वो आते हैं, आते नहीं कभी। कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बहुत पिछड़ा एरिया और रायसेन जिला मैडम हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और तमाम देश में हर किसी का यही हाल है, जो दशा आपने बयां की है वही हालत हर किसी की है और हर कोई इस समय महंगाई से परेशान है। हमारे साथ अभिषेक सिंह लखनऊ से जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे, सारिका गुप्ता आपके पास आऊँगी। महंगाई की यदि हम बात करें तो महंगाई से हर कोई परेशान है। हमारे दर्शक ने भी जैसा कि उन्होंने बयान किया कि भोपाल में हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, वो किधर भी जाते हैं उन्हें पेट्रोल महंगा है, इसके अलावा खाद्य पदार्थ भी महंगे हैं, तो उनके लिए जीना मुहाल हो चुका है। कल बजट आने वाला है, उत्तर प्रदेश का बजट पेश होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, सरकार क्या कुछ राहत देगी या वो बजट भी खाली ही जाएगा? देखिए, जब बजट आया था तो बजट के बाद ही लोगों ने ये उम्मीदें लगाई थी कि महंगाई पर काबू पाया जाएगा, बजट जो होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन कोरोना काल के चलते जो बजट आया है वो कहीं ना कहीं
बैलेंस में रहा है, मिला जुला बजट सामने आया। लेकिन बजट आने के बाद जो है पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होगी। 1 महीने के अंदर 2 बार पेट्रोल के दामों को बढ़ाया गया, उसके बावजूद जो है सिलेंडर है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। जब इस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी होती रहेगी तो फिर ट्रांसपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही प्रभावित होगा। और यही वजह है कि जो खाद्य पदार्थ है उनके भी बढ़ोतरी हो गई है उनके दामों में। और उसके साथ साथ जो रोज की चीजें हैं, जैसे कि जो हम लोग खाने में यूज करते हैं या फिर जो चीज हम लोग प्रयोग करते हैं, आम जनता के नजरिए से भी देखा जाए तो हर चीज महंगी हो गई है। ना ही आम जनता घरों के बाहर निकल सकती है क्योंकि पेट्रोल इतना हाई हो गया है, और ना ही अब वो खा सकती है क्योंकि खाद्य पदार्थों की बात करी जाए तो जो फल है वो भी महंगे हैं, जो सब्जियां हैं वो भी महंगी हैं, और जो दालें हैं वो भी आसमान छू रही हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा है वो रसोई गैस पर के साथ साथ रसोई पर भी पड़ा है। और जो महिलाएं हैं वो बहुत ही चिंतित है। ऐसी इनकी चिंताओं को दूर करने के लिए लोगों की जो उम्मीदें थी, उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश होना था उसके पीछे और कहीं ना कहीं उनको ये भी बजट पेश हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। और सभी लोग ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो सरकार जो है इसको रोकने के कुछ ना कुछ नई रणनीति बनाकर आएगी। जी बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ ठोस कदम यहाँ पर सरकार को ज़रूर उठाने होंगे, क्योंकि यदि ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तो जनता पहले ही बहुत ज़्यादा त्रस्त है, उसके लिए जीना इस समय मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं सुमित जौनपुर से। सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रखें। जी सुमित, आप अपनी बात रखें, हम आपको सुन पा रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं रुड़की से जुबैर। जुबैर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या कहना चाहते हैं आप? शायद संपर्क हमारा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। मैं आगे बढ़ूंगी और सचिन कुमार संवाददाता पटना हमारे साथ है। सचिन, आपके पास आऊंगी। लगातार हम बात कर रहे हैं महंगाई की। बिहार में भी इस समय बजट सत्र चल रहा है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि महंगाई से तो पूरा देश त्रस्त नजर आ रहा है, बिहार के क्या कुछ हालात हैं? इसके अलावा बजट में क्या कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? बिहार का बजट तो बीते दिन शुरू हुआ है, बजट सत्र आज 2 दिन बंद रहा है। लेकिन बिहार में अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई बिहार की, अगर हम गरीबी रेखा देखें तो बिहार की 35% आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे रहती है। उसके बाद बिहार में जो आए दिन लगातार इस साल 2021 लगातार ये 21वें दिन तेल के दाम में वृद्धि हुई है। वहीं गैस सिलेंडर के दाम में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण आम काफी यहाँ पे बेहाल हो रहा है। जो लोग ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं दिन पे दिन महंगे होते जा रहे हैं। उसके अलावा रसोई में जितने भी महिलाएं यूज करती हैं, जो भी रसोइया काफी महंगे हो रहे हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं बिहार की आबादी की, तो बिहार की आबादी का एक बड़ा तबका जो गरीबी रेखा से नीचे है, सबसे बड़ा जो मार महंगाई का पड़ रहा है उसी तबके पर महंगाई की असर की बात करें, विपक्ष यहाँ पे बिहार में कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही है। विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं लेकिन सड़कों पे नजर नहीं आते हैं। विपक्ष का कोई भी नेता हमारे यहाँ सड़कों पे नजर नहीं आता है, जबकि ट्वीट के माध्यम से ही सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और बिहार की जो भी एजुकेशन, बिहार की आप देखिएगा, बिहार की जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दिन प्रतिदिन काफी महंगी होती जा रही है। सरकार किसी भी तरह की राहत यहाँ पे नहीं दे रही है। हमारे देश में सबसे पेट्रोलियम पे जो टैक्स लगाती है वो सरकार, हमारा सबसे ज्यादा हमारे देश में पेट्रोलियम पे सरकार टैक्स लगा रही है। बिहार सरकार का लगभग 20 रुपया टैक्स लगता है, वहीं भारत सरकार का 30 रुपया टैक्स लगता है। सरकार अगर चाहे तो टैक्स में कमी लाकर जनता को थोड़ी सी राहत दे सकती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जहां जनता पूरी तरह से बेहाल थी, उसके बाद भी सरकार किसी भी तरह की राहत नहीं दे रही है। लगातार बात कर रहे हैं, हर कोई सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि बजट आने वाला है। उत्तर प्रदेश का भी, इसके अलावा बिहार में भी बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, मध्य प्रदेश में भी होनी है। हर कोई यही चाह रहा है कि शायद सरकार उनकी तरफ देखेगी और कुछ ना कुछ राहत उन्हें मिलने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? और उसके अलावा एक बात यह भी है कि शायद कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर है, इसी वजह से सरकार को ठीक तरह से घेर नहीं पा रहा है। यही एक वजह है कि सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और जनता की तरफ ध्यान कम ही जा पा रहा है। बिल्कुल, एक बात तो साफ है कि इस बार जो बजट होगा वो अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है।
साथ ही साथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी किए जाने को लेकर सरकार काम कर रही थी और इस बार उसकी झलक बजट में सीधे तौर पर देखने को मिलेगी। इससे पहले के बजट को युवाओं पर आधारित किया गया था, बेरोजगार नौकरियों लेकर के बात कही गई थी। इसमें ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन नए तरीके के उद्योग, MSMEs और इन पर आधारित था। लेकिन इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से बजट को बड़ा बनाया जाता है, बृहद बनाया जाता है। जैसा कि कंसल्टेंसीज को लेकर के बात हो रही थी, जिसके जरिए रोजगार बढ़ाए जा सकते हैं। और ये भी साफ है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ दिखती नजर आ रही है कि सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, जितने भी संस्थान हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन, वहां पर भी अब कंसल्टेंसी सर्विसेज के जरिए मैन पावर सप्लाई या नौकरियों या रोजगार के अवसर दिलाए जाने को लेकर के बड़ी उम्मीद की जा रही है इस बजट में। और देखना होगा कि कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए क्या कुछ इस बजट में किया जाता है। साथ ही साथ कोविड काल के बाद जी अभिषेक, आपके पास वापस आऊंगी मैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं रुड़की से, जुबैर, इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी जुबैर, अपनी बात रखें आप। अकरम राज मैडम, अकरम राज जी। हेलो जी अकरम, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, अकरम राज उड़की से। मैडम, मैं कहना ये चाहता हूँ कि न्यूज को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि समय समय पर ये बात आप लोग उठाते रहते हैं, इसके लिए हम हार्दिक बधाई देते हैं। विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं। विपक्ष जो है कमजोर पड़ता है कानूनी धारा से, नहीं विपक्ष नहीं कमजोर है। एक बात। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, जो पेट्रोल डीजल की बात है, रावण के देश में इतना सस्ता तेल और राम के देश में इतना महंगा तेल, ये कौन सा इंसाफ है? ये राम को बेच रहे हैं या रावण को खरीद रहे हैं? तीसरी बात ये कि महंगाई दर जो कम हो रही है या महंगाई दर बढ़ रही है, वो सरकार खुद की जिम्मेदारी है। जी हेलो जी जी हेलो जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैडम, पहले नाम की संस्तुति कर लीजिए। अकरम राज बोल रहे हैं, जुबैर नहीं बोल रहे हैं। जी अकरम, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैडम, श्रीलंका जो रावण का देश है, वहाँ तेल बहुत सस्ता है। पाकिस्तान में तेल सस्ता है। और राम का देश जो भारत का है, ये तेल बहुत महंगा हो गया है। राम को बेच रहे हैं या सामान बेच रहे हैं, हमें तो अभी तक ये नहीं समझ में है। और विपक्ष हमारे देश का कमजोर नहीं है, विपक्ष हमेशा मजबूत रहा है। जी, विपक्ष कमजोर नहीं है, लेकिन विपक्ष ने उस तरह से घेराव भी नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर जरूर नजर आता है, क्योंकि जब भाजपा विपक्ष में थी तो जिस तरह से उन्होंने मुद्दे को उठाया था, सरकार को कुछ ना कुछ फैसला लेने के लिए मजबूर जरूर कर रहे थे। लेकिन यहाँ हम यदि कोई भी देखें, किसी भी सरकार की तरफ, किसी भी राज्य की तरफ देखें, तो उस तरह से बात नहीं उठाई जा रही है जिस तरह से उठाई जानी चाहिए थी। अकरम, कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ूंगी और अगले कॉलर झांसी से हमारे साथ कैलाश जुड़े हैं। कैलाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपनी बात रखें आप। मैडम, हमारा कहने का मतलब ये है कि बजट जो लेके आ रहे हैं, ऐसा बजट लेके आए कि गरीब जनता को मतलब राहत मिले। सबसे पहले इन्हें तेल, पेट्रोल जो है, पेट्रोल डीजल इन्हें सस्ता करना चाहिए, खाद्य सामग्री सस्ती करना चाहिए, जिससे गरीब जनता को राहत मिले। क्यों कि मेरा ये कहने का मतलब है कि 22 में चुनाव है, विपक्ष भी कमजोर नहीं है, ये जनता को इतना मजबूर करे दे रहे हैं आने वाले समय के लिए। आम आदमी जो है, आम जनता बहुत परेशान है, त्राही मची हुई है। ये सरकार को सोचना चाहिए। चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि इन्हें हर सामग्री को सस्ता करना चाहिए, खासकर पेट्रोल और डीजल और खाद्य सामग्री। जो खाने का तेल 150 रुपए हो गया, दालें 150 रुपए से कोई कम है नहीं है। तो जी, यकीनन ये बात बिल्कुल सच है कि सरकार को कुछ न कुछ जनता के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। महंगाई से जनता इतनी परेशान है, ऐसे में यदि सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जनता को निराशा ही हाथ लगेगी। आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर हमारे अक्षत जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अक्षत, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए आप। मैम, हम ये चाहते हैं कि हम एक आम आदमी हैं। आज के टाइम पे मैम, मेडिकल कॉलेज अगर हम जाते हैं या लोहिया जाते हैं मैम, तो वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि हम डॉक्टर से समय पे मिल ही नहीं पाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ मैम कई जिले, दूर जिले से उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं जो 2-2 दिन 3-3 दिन वहाँ इंतजार करते हैं कि डॉक्टर उनको समय दे दे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एक आम आदमी के नजरिए से कि स्वास्थ्य को लेकर सरकार को कुछ ना कुछ सुधार करने चाहिए मैम, ताकि जिस तरह की हालत इस समय मेडिकल कॉलेज वगैरह में है, लोहिया में है, PGI में है, उसको देख के बड़ी बुरी स्थिति लगती है। तो स्वास्थ्य पे एक सुधार होना चाहिए।
जी, स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार को देखना है कि आने वाले बजट में सरकार क्या कुछ करती है। आगे बढ़ेंगे और बात करूंगी मैं यहाँ पर। अभिषेक, आपसे मैं बात कर रही थी, आप अपनी बात पूरी करें। दूसरी बात यह है कि हमने तमाम कॉलर से बात करी है, हर कोई यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है महंगाई को लेकर। यहाँ बिल्कुल लोग उम्मीद कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जैसा कि मैं बता रहा था कि कैसे कोविड काल के बाद मध्यम वर्गीय जो उद्योग थे या जो बड़े उद्योग थे उनको भी सीधे तौर पर नुकसान हुआ है। और शायद इस बार बजट में उम्मीद की जा रही है कि छोटे हथकरघा उद्योग हो या मध्यम वर्गीय उद्योग हो, उनके लिए बजट में कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि उन्हें दोबारा खड़ा किया जा सके और निश्चित तौर पर उसके बाद रोजगार के भी अवसर बढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो निश्चित तौर पर उससे ये जानने को लेकर बजट में उम्मीद की जा रही है। हालांकि कल जब बजट सामने आएगा तब बाकी चीजें भी साफ हो पाएंगी, लेकिन फिलहाल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ा हो सकता है बजट, बेहद बड़ा। और सबसे बड़ी बात कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी किए जाने को लेकर जो सरकार काम कर रही है उसकी झलक इस बजट में सीधे तौर पर देखने को मिलती है। जी, तो बहुत कुछ उम्मीदें की जा रही हैं कल आने वाले बजट से। अगले कॉलर हमारे साथ काशीपुर से रमेश जुड़े हुए हैं। रमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी रमेश, आप अपनी बात रखें। रमेश, आपसे अनुरोध है आप अपने टेलीविजन के वॉल्यूम को धीमे करें और उसके बाद अपनी बात करें। जी हाँ मैडम, ये मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी का यही काम है, मुंह में राम बगल में छुरी। जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ तो मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी की यही कहानी है, मुंह में राम बगल में छुरी। बस मैंने इतना ही कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर जनता में काफ़ी रोष व्याप्त है और हर कोई अब ये उम्मीद कर रहा है कि कुछ ना कुछ कदम उठाए जाए बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई से हर कोई परेशान है, चाहे वो व्यापारी हो, गृहिणी हो, विद्यार्थी हो या फिर कोई अन्य। तो यहाँ पर उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कल 22 फरवरी को जो बजट आना है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ज़रूर कुछ ऐसा लेकर आएगी जिससे महंगाई से जनता को कुछ राहत मिलेगी और एक बार फिर से जनता आगे अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने की ओर बढ़ सकेगी। आगे बढ़ेंगे और हरदोई से अगले कॉलर हमारे साथ सुजीत लाइन पर हैं। सुजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैडम, हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि आम आदमी जो है, जो साधारण आदमी है, इतनी महंगाई हो गई, इतनी पेट्रोल महंगा हो गया है, साधारण जी जी सुजीत, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश, आपके पास आना चाहूंगी। हम जितने भी दर्शकों से बात कर रहे हैं, जिनके भी कॉल हमें आ रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि महंगाई को लेकर हर कोई परेशान है। इसके अलावा ये आम जनता की बात हो गई है। मध्य प्रदेश में कल हमने देखा कि व्यापारियों ने एमपी बंद का समर्थन किया, बहुत से व्यापारियों ने इसका समर्थन किया। तो व्यापारियों में जो ये महंगाई है, बढ़ती महंगाई है, इसको लेकर क्या कुछ है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, व्यापारी की हम बात करें, आम जनमानस की बात करें या छोटे मझौले काम करने वाले ठेला व्यापारी हो, मध्यम वर्गीय, किसी भी तरह के लोगों की बात करें, महंगाई से हर कोई त्रस्त है। क्योंकि आम जनजीवन में जो उपयोग आने वाली चीजें हैं वो सारी चीजें महंगी हो चुकी हैं। जैसे तेल की ही हम बात कर लें, एलपीजी की बात कर लें, पेट्रोलियम ईंधन की बात कर लें या दाल की बात करें, किसी भी तरीके की चीज जो हर व्यक्ति, एक आम व्यक्ति अपनी जीवनचर्या में उपयोग करता है, तो इससे निश्चित रूप से हर व्यक्ति आहत है, हर व्यक्ति कष्टकारी है और वह यही चाहता है। अब वो सरकार की ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से टकटकी लगाए हुए देख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, सेंट्रल का बजट अपना आ चुका है, उससे उनको कोई राहत नहीं मिली। तो अब अलग अलग राज्य के लगभग ये बजट सत्र चल रहे हैं और कोरोना के बाद पहला ये बजट सत्र होगा जो लंबे समय तक चलेगा और शायद इतना बड़ा हो सके, या लोगों को अब इनसे ही बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। क्योंकि अब राज्य की इकोनॉमी पर ही ये सारे राज्य में जो निवासरत
लोग हैं वो उम्मीद लगाए हुए हैं। तो अब ऐसे में राज्य सरकार के अधीन जो लोग रह रहे हैं, जो वहां पर निवासरत लोग हैं, राज्य सरकार की निश्चित रूप से अब जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और खान पान की व्यवस्था राज्य सरकार का दायित्व है। तो ऐसे में वो उनको कितना अधिक, कितने सुचारू रूप से क्या चीजें उन तक मुहैया करा पाती है, यह जिम्मेदारी अब देखने वाली बात है। बजट सत्र की शुरुआत अमूमन हर राज्य में हो चुकी है, कहीं बजट सत्र शुरू हो चुका है तो कहीं शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो कल से यहां पर बजट सत्र की शुरुआत है, लेकिन विपक्ष तो अपने मुद्दे को लेकर के फिलहाल यहां पर जागरूक इस बार कुछ दिखाई दे रहा है। वह डिजिटल प्लेटफॉर्म से उतर करके अब जमीन पर दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वह विधानसभा में उस मुद्दे को कितना उठा पाएगी और राज्य में जो सत्तासीन सरकार है उस पर कितना दबाव बना पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि अब विधानसभा सरकार की अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार की बात करें तो वह महंगाई के विषय पर चर्चा करने के लिए इस बार जो है दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उसने जो भी अपने मुद्दे बनाए हैं वह धर्म के मुद्दे हैं, लव जिहाद के मुद्दे हैं, धर्मांतरण के मुद्दे हैं। ये तमाम बिल ऐसे जो लटके हुए हैं उनको वो पहले नंबर पर लगाकर पास कराने की कोशिश करेगी, ताकि महंगाई के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। जी बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। तिलक राज अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तिलक राज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तिलक राज, आप अपनी बात रखें। जी जी, स्वागत है आपका। जैसे आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अब ये सरकार है हमारी, ये सरकार सरकारी नौकरी पाती है, ठीक है जी, हर साल में मेहनताना पड़ता है, तो अब आम आदमी कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल। अब ये इतना पेट्रोल महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, इसके लिए क्या सोच रही है हमारी सरकार? जी बिल्कुल, यही सवाल हमारा भी सरकार से है लगातार कि आम आदमी के लिए हर चीज़ महंगी है, चाहे हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें या फिर खाने पीने की सामग्री की बात करें। यदि सब कुछ महंगा ही होगा तो आम आदमी अपना गुजारा कैसे करेगा, यही बड़ा सवाल है और इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हल्लू सिंह जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। हल्लू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी नमस्कार। जी जी जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी सांडी हरदोई से बोल रहे हैं जी। हमें कह रहे हैं जी कि मैडम सिलेंडर इतना महंगा हो गया। जी जी, शायद संपर्क हमारा यहाँ पर टूट गया है, लेकिन सवाल वही आता है सिलेंडर की। यहाँ पर हल्लू सिंह जी बात करना चाह रहे थे। उज्ज्वला योजना में लक्ष्य रखा गया है एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ने का, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस योजना में जोड़ने के बाद भी क्या वो महिलाएं उस सिलेंडर को अफोर्ड कर पाएंगी जिस दाम में आज सिलेंडर बाजार में मिल रहा है। बड़ा सवाल यही है कि कैसे इन तमाम चीज़ों से लोगों को राहत मिल पाएगी जिससे इन तमाम योजनाओं का लोग लाभ उठा सके। इस विषय पर हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है, तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। सूबा बोलेगा में आज हम चर्चा कर रहे हैं महंगाई को लेकर जहां गरीब की थाली से फल, सब्जी, दालें सब कुछ गायब है, तो वही लोगों को आवाजाही में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का यही कहना है कि पहले जितने पैसे में वो काफ़ी दूर यात्रा कर लेते थे, अब उसके दुगने पैसे उन्हें खर्च करने पड़ रहे हैं और इसकी वजह से महीने का बजट भी खराब चल रहा है। इसी विषय को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी है। सबसे पहले बढ़ेंगे आगे और कानपुर से कॉलर नवजोत हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नवजोत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी, अपनी बात रखें आप। हाँ जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ महंगाई सिर्फ पेट्रोल से नहीं है, महंगाई तो सिलेंडर से भी है, महंगाई तो दालों में भी है, हर चीज में महंगाई हो रही है। ये सरकार विफल हो चुकी है और सबसे बड़ा ये कारण है इनका कि अब ये सरकार कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनके जितने भी वो नजर आ रहे थे, जो इनकी बात को अंधभक्त जो थे, वो इस समय कोई नजर नहीं आ रहा। उनसे कोई बात पूछने के लिए हम अगर उनके पास जाते हैं तो वो अपना चेहरा छुपा छुपा के घूम रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से विफल है। बट उनके लिए महंगाई नहीं है, महंगाई आम आदमी के लिए है। जिस प्रकार हम लोग अभी परेशान हैं, जनता परेशान है, हर तरीके से परेशान है। हर आदमी कुछ नहीं बोल रहा, पूरी अखबार भरी पड़ी है, न्यूज पूरे चैनल दिखे पड़े हैं, कुछ नहीं दिखा रहे। किसान आंदोलन इस समय कितना वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, मगर वहाँ से भी कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे सबसे विफल सरकार रही है ये, और कुछ नहीं है। हेलो जी, बिल्कुल जी, आपके माध्यम से हम ये बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए आपकी राय के माध्यम से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। महंगाई के मुद्दे की बात करी जा रही है ताकि सरकार इस मुद्दे पर गौर करे और ज़रूर आने वाले समय में कोई ना कोई ठोस कदम उठाकर इसका कोई ना कोई उपाय निकाले। आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर गुजरात से भौमिक हमारे साथ जुड़े हैं। भौमिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। भौमिक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। सारिका, आपके पास आऊंगी। महंगाई को लेकर हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे जितने दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर कोई परेशान है, चाहे किसी भी वर्ग का हो। यहाँ पर बात हो रही थी उज्ज्वला योजना की भी। उज्ज्वला योजना में एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है महिलाओं को जोड़ने का, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसमें जुड़ने के बाद भी जितने दाम का सिलेंडर आज मिल रहा है, क्या वो महिलाओं के लिए पॉसिबल होगा उस सिलेंडर को खरीदना? जो व्यक्ति खाने का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, वो इतना महंगा सिलेंडर लेकर कैसे अपने घर में ला पाएगा? देखिए, आप प्रियंका, आपको बता दें कि जब मैंने कानपुर में जो महिलाएं हैं जो घर के बजट को संभालती हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करी थी, तो सबसे पहले जो उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी वो सरकार के खिलाफ ही जताई थी। और उनका ये कहना था कि जैसे 2021 शुरू हुआ है, सबसे पहले उनको महंगाई का ही सामना करना पड़ा है। जहाँ पर एक खुशी मिली थी कि वैक्सीन बन गई है कोरोना को लेकर और अब जो है ना दिन अच्छे होने वाले हैं, लेकिन ऐसा कहीं उनको नजर नहीं आया, क्योंकि जो उनकी रसोई है वो कहीं ना कहीं उस पर महंगाई की मार पड़ चुकी है। और यही वजह रही है कि वो खासा परेशान है। पहले तरीके से पेट्रोल महंगा हुआ था, तो फिर उनके जो खाद्य पदार्थ है वो महंगे हो गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से सिलेंडर बढ़ रहा है, तो उज्ज्वला योजना के साथ साथ जो सब्सिडी मिलती थी उससे उनकी जो सेविंग होती थी वो अच्छा रहता था, लेकिन अब उससे सेविंग भी नहीं हो पा रही। सब्सिडी का भी एक ये निकाला गया था कि आप अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं दूसरों के लिए, लेकिन अब जब सिलेंडर लेना ही महंगा पड़ रहा है तो फिर ऐसे में सब्सिडी की भी बात नहीं आ रही। और कहीं ना कहीं महिलाओं को अब डर लगने लगा है कि हम इतना महंगा सिलेंडर है ये कैसे खरीदेंगे और जो रसोई का खाना है वो किस तरीके से मेंटेन करेंगे। जी प्रियंका, तो ये बड़ा सवाल है कि जिस दाम में आज सिलेंडर मिल रहा है उससे
महिलाओं का बजट पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, उनके लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि आने वाले समय में पूरे महीने का खर्च वो कैसे मैनेज करेंगी और कैसे अपना काम चलाएंगी। अगले कॉलर हमारे साथ आनंद दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपनी बात रखें। अगली कॉलर हमारे साथ नीतू जुड़ी हैं लखनऊ से। नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रखें। हेलो जी स्वागत है आपका नीतू। जी हाँ मैम, देखिए मैम, मेरा कहना यह है कि अब हम लोगों को सरकार से कोई उम्मीद नहीं है जी, और ना ही बजट से। केंद्र का भी बजट आया और ना ही अब राज्य सरकार का बजट आ जाएगा, ये कोई किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं। और सरकार मैम तानाशाही रवैया अपना रही है, जनता के हितों से इनको कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक मैम आप विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष अपनी बात मजबूती से रख रहा है, लेकिन मैम लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है इसके कुछ लोग ही सही से काम नहीं कर रहे हैं। आप ही के जैसे अगर लोग काम करने लगे, आपके चैनल के जैसे, तो सरकार की आंख कान खुलेगी। लेकिन चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, जब जिसने कान और आंख अपने बंद कर रखे हो तो उसको किसी की बात सुनाई नहीं देगी। विपक्ष कुछ भी कहे, चाहे हम कुछ कहें। किसान 3 महीने से बैठे हुए हैं, कोई ध्यान दिया जा रहा है? कुछ नहीं। मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं और कहते हैं, जनता के मन की बात वो नहीं सुनते हैं। और मैम, जनता को जब अपने मन की बात कहनी होगी मैम, तो 2022 के चुनाव में अपने मन की बात हम लोग कहेंगे, बशर्ते ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो। जी, यहाँ पर बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है। यकीनन आपको मौका मिलेगा चुनाव में, आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल सवाल ये है कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है उस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है और कैसे आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सकती है। अगले कॉलर अरुण हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। अरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी मैम। जी, अपनी बात रखें आप। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत महंगाई हो रही है मैम। जी अरुण, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़े, कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और भारी संख्या में इस विजय यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित केरल के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, उपस्थित भाइयों बहनों, आदि शंकर और सदैव नारायण गुरु की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। केरल की धरती पर हम सबको गौरव की अनुभूति होती है, क्योंकि पूरे भारत की एकता और अखंडता में केरल का बहुत बड़ा योगदान है। इसी धरती पर जन्मे आदि शंकर ने भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की, धार्मिक पीठों की स्थापना करके आज से हजारों वर्ष पहले भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया था। और भारत के अंदर सामाजिक सद्भाव किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए, सदैव नारायण गुरु ने इसी धरती से संदेश देकर के हम सबके जीवन में एक नया परिवर्तन लाने का कार्य किया। मैं केरल की इस धरती पर जन्मे हुए इन पूज्य संतों का कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके इस विजय यात्रा के लिए आप सबको अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की ओर से हृदय से शुभकामना देने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी संस्थान मुख्य श्री केंद्रीय मंत्री श्री वीर मुरलीधरन, केंद्र संपर्क श्री बीसी चौरस, वेदी नमन
സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നേതാക്കളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹാജന സഞ്ചയത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷം വരികയാണ്. ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ആദിശങ്കരന്റെ ഭൂമിയാണിത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഭൂമിയാണിത്. ഭാരതത്തിന് അഭിഷ്ടതയുടെ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത ആദിശങ്കരന്റെ മണ്ണിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആദിശങ്കരൻ ഈ ഭാരതത്തിന്റെ 4 കോണുകളില് 4 പീഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാംസ്കാരിക ഏകതയുടെ പാഠങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ, സദ്ഭാവനയുടെ പാഠങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം ഈ മണ്ണിലാണ് ജനിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് പരിവർത്തനത്തിന്റെ പാത കാണിച്ചു തന്ന നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഭൂമിയാണിത്. ഈ ഭൂമിയെ ഞാൻ കോടി കോടി നമിക്കുകയാണ്. ഈ വിജയയാത്രയ്ക്ക് എന്റെ പേരില്, ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജനങ്ങളുടെ പേരില്, എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പേരില് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. भाइयों बहनों, केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिन विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहा है, वह सचमुच आपके साहस और भारत के प्रति, भारत माता के प्रति और केरल की समृद्धि के लिए आपकी ये प्रतिबद्धता को दोहराता है। ये सचमुच यहां के उन सभी कार्यकर्ताओं को जो सीपीएम और अन्य उन तत्वों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए मूल्य और आदर्शों की राजनीति करने के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകര് എത്രമാത്രം വിപരീതമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭാരതമാതായുടെ ആത്മാഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിന്റെ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രവർത്തകര് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ CPM പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള് കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരെ അവർ ക്രൂരമായിട്ടാണ് നേരിടുന്നത്. തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്, മൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്, ആദർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയില് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആദരിക്കുകയാണ്, ആശംസിക്കുകയാണ്. भाइयों बहनों, केरल के अंदर सीपीएम की सरकार हो या इससे पहले कांग्रेस की सरकार, इन लोगों ने केरल के अंदर भ्रष्टाचार फैलाने के सिवाय कुछ भी नहीं किया।